हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 176 बेतहाशा प्यार कर लिया जाए। एक तरफ सिद्धार्थ परेशान था, कशिश के फेवरेट फूलों का बुके कृतिका के पास चला गया था और उसके बाद कशिश की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई थी। उसने खुद को मीटिंग से भी रिमूव कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ कशिश अपने केबिन में गुस्से से कहती है, आप क्या बोलेंगे, वह अब क्या जवाब देंगे। कल वह बोल रहे थे कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ क्योंकि उनकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा था। अगर फ्लर्टिंग हो भी रही थी तो मिस कृतिका की तरफ से हो रही थी, लेकिन आज क्या था, वह मिस कृतिका के लिए गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर आया है। वो अच्छी तरह से जानता है कि गुलाब के फूल मुझे कितने ज्यादा पसंद है। डेफिनेटली मुझे जेलस फील करने के लिए वह ऐसा कर रहा है। उसे पता है कि वैसे तो मैं उससे बात करूंगी नहीं, लेकिन जब वह इस तरह की हरकत करेगा तो मैं ट्रिगर हो जाऊंगी और मैं उससे बात करने के लिए आगे बढ़ूंगी नहीं। सिद्धार्थ, इस बार बिल्कुल भी नहीं। अब तो मुझे पूरी तरह से क्लैरिटी चाहिए कि अगर वह सच में मुझे इतना प्यार करते हैं कि मुझे किसी दूसरे लड़के के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं जरा सा भी मुस्कुरा दूं तो फिर वह एक लड़की के साथ इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है कि उसे उसकी फ्लर्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके बाद वह उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर जा रहा है, वह भी मेरे फेवरेट फ्लावर्स। क्या बात है, ठान लिया है मैंने। मैं पूरे दिन सिद्धार्थ से बात नहीं करूंगी। उसने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत ज्यादा। तारांकन, वह फीमेल मेंबर्स जिसने कल रात को सिद्धार्थ और कशिश का टेबल के नीचे हाथों में हाथ देखा था, आज वह ये बात अपने दो दोस्तों के साथ शेयर कर रही है और उन तीनों की कशिश और सिद्धार्थ के रिश्तों को लेकर होती हुई बात को मुस्कान सुन लेती है। जैसे ही उसके कानों में यह बात पड़ती है वह उन लड़कियों के पास जाती है। वह तीनों लड़कियां मुस्कान को देखकर चुप हो जाती है। तभी मुस्कान अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, सुन, मैं अभी तुम तीनों क्या बात कर रही थी। सिद्धार्थ और कशिश ने टेबल के नीचे एक दूसरे के हाथ पकड़ रहे थे। बताओ ना मुझे, क्या मैं यही सुनना। वह लड़की बात को इनकार करने लगती है क्योंकि वह जानती थी कि मुस्कान और कशिश क्लासमेट रही है, उन दोनों के बीच में कई बार बात होते हुए देखी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यह बात वह कशिश को जाकर बता दे, इसलिए वह लड़की साफ इनकार कर देती है। लेकिन मुस्कान ने बहुत क्लियरली सुना था, इसलिए वह अपने चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन लाकर कहती है, देखो अब बात मत बदलो। मैंने अच्छे से सुना था, तुमने यही कहा था कि सिद्धार्थ सर ने कशिश का टेबल के नीचे बहुत कसकर हाथ पकड़ा हुआ था जिसे वह छूटाने की कोशिश कर रही थी, और वो नहीं, उन दोनों ने अपने हाथों को एक दूसरे से इंटरलॉक कर लिया था। यही कहा था ना तुमने। वह लड़की घबराते हुए, देखो प्लीज ये बात कशिश मैं को मत बता देना वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या थी, लेकिन जो तुमने सुना वही सच था। वह अपने हाथों को छुड़ा रही थी और सिद्धार्थ सर पकड़ रहे थे, और आखिर में सिद्धार्थ सर ने अपने फिंगर को कशिश मैम की फिंगर से इतना टाइट लॉक कर लिया था कि कशिश कुछ नहीं कर पा रही थी। और जब तक ये डिनर खत्म नहीं हो गया था सिद्धार्थ सर ने कशिश मैम का हाथ नहीं छोड़ा था। मुस्कान, क्या सच में, मतलब जब तक दिन चला रहा उन दोनों ने अपने एक हाथ पकड़े हुए थे, वह भी इतने लोगों के सामने होते हुए। क्या बात है, वैसे तुमने कुछ और भी देखा था, बताओ मुझे। वह लड़की कतराते हुए कहती है, नहीं, उसके बाद हम अपने घर चले गए थे और बाकी लोग अपने। मुस्कान, कशिश किसके साथ गई थी, क्या वह सिद्धार्थ सर के साथ उनकी गाड़ी में गई थी या फिर सिद्धार्थ सर कशिश की गाड़ी में गए थे। वह लड़की, नहीं, मुझे नहीं पता, हम सब एक साथ गए थे और उनकी गाड़ी दूसरी पार्किंग एरिया में थी और हमारी दूसरी पार्किंग एरिया में तो हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन देखो मुस्कान, तुम उनके दोस्त जैसी हो, प्लीज जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है वह उन्हें मत बताना। हो सकता है कि उन दोनों के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप हो, 5 साल से वह साथ में काम कर रहे हैं, हम नहीं जानते कि उनके बीच का रिश्ता कैसा है, इसलिए इस बात को तुम अपने तक ही रखना। मुस्कान, डोंट वरी, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुमने जो कुछ भी मुझे बोला है समझो कि मैं भूल चुकी हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ, अब मैं चलती हूँ। मुस्कान वहां से अपनी चेयर पर जाकर बैठी है, उसके दिमाग में कुछ एविल ख्याल आ रहे होते हैं। मुस्कान,
मुस्कुराते हुए अपने मन में अच्छा तो टेबल के नीचे एक दूसरे से फ्लर्टिंग चल रही थी, एक दूसरे के हाथ पकड़े जा रहे थे, इतने लोगों के बीच में भी वह दोनों रुक नहीं रहे थे, तो सोचो अकेले में तो पता नहीं क्या कुछ करते होंगे। मैंने सही अनुमान लगाया था, इस कशिश को उसे सेक्रेटरी की पोस्ट इसलिए नहीं मिली है क्योंकि यह बहुत काबिलियत रखती है, बल्कि इसलिए अपने आप को सिद्धार्थ सर को सौंप दिया। उसे दूसरे तरीके से उसने ये पोस्ट पाई है, अब तो इस बात का खुलासा मुझे करना ही होगा, पूरे ऑफिस वालों को बताना होगा कि कशिश मेरा कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी कमल की लड़की है, अपने बॉस के साथ अफेयर कर रही है, केबिन के अंदर क्या पता गुल खिला रही है और बाहर ऐसे बनती है जैसे कि कितनी मेहनती है, बस अब उसकी असली इमेज को लोगों के सामने लाने का सही वक्त आ गया है। तारांकन, रात के 9:30 बजे कशिश केबिन में पहुंचती है और फाइल को टेबल पर रखते हुए कहती है, ये लीजिए आपकी फाइल और कुछ काम। सिद्धार्थ चेयर से उठकर जैसे ही कशिश की तरफ आने लगता है, कशिश उसे रोकते हुए कहती है, अगर आप सुबह की बात को लेकर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपको कुछ और काम है या फिर मैं घर जाऊं। सिद्धार्थ कशिश के पास पहुंचकर उसके हाथ को जबरदस्ती पकड़ते हुए कहता है, कशिश तुम ऐसे क्यों कर रही हो, सुबह से लेकर अब तक मेरे कितनी कोशिश की है तुमसे बात करने की, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वह जो तुमने मिस कृतिका के हाथ में गुलाब का गुलदस्ता देखा था वह मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें गुलाब कितने पसंद है। तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए, तुम्हें मनाने के लिए मैं स्पेशली अपने घर से इतनी दूर जाकर उसे फ्लावर शॉप से वह गुलाब का गुलदस्ता लेकर आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं केबिन में आऊंगा तो वह मिस कृतिका मुझे वही मिलेंगी, क्योंकि वह तो रात को आने वाली थी ना। कशिश, ठीक है तुम्हें वह वहां मिली, लेकिन उसे गुलदस्ता देने की क्या जरूरत थी। गुस्से में सिद्धार्थ, कशिश में उन्हें ये गुलदस्ता नहीं दे रहा था, लेकिन वह खुद सामने से बोल पड़ी कि यह गुलदस्ता आप मेरे लिए लेकर आए हैं, क्या मुझे गुलाब के फूल बहुत पसंद है। और फिर कशिश सिद्धार्थ की बात को बीच में कट करते हुए कहती है, और फिर तुमने मना नहीं कर पाए और यह गुलदस्ता उनके हाथ में पकड़ा दिया। सिद्धार्थ, तुम मना कर सकते थे, कुछ भी कह सकते थे कि यह मुझे किसी और ने दिया है तो वह कुछ नहीं रहती, किसी और का दिया हूँ गुलदस्ता, वह तुमसे थोड़ी ना मांगती। सिद्धार्थ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यह आइडिया मुझे नहीं आया। अगर मैं ये कह देता कि मुझे किसी और ने दिया है, मुझे उन्हें देना नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश में इतना नहीं सो पाया और मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूं। जो कुछ भी हुआ है वह बस हो गया, जानबूझकर नहीं हुआ। प्लीज कशिश ऐसे गुस्सा मत हो, कल रात से हम दोनों के बीच की लड़ाई है और आज रात पूरा एक दिन बीत गया। जब इस लड़ाई को तुम और कंटिन्यू रखोगी कशिश, 4 दिन बाद हमारी सगाई होने वाली है। ये वक्त हमारा एक दूसरे के साथ और ज्यादा प्यार जताने का है, ना कि लड़ाई करने का। कशिश सिद्धार्थ के गुस्से से हाथ को झटकते हुए कहती है, हाँ सिद्धार्थ, पता है मुझे कि हमारे 4 दिन बाद सगाई है और यह वक्त प्यार करने का है, कुछ लड़ाई करने का नहीं, लेकिन तुम मौका ही कहाँ दे रहे हो प्यार करने का। एक हलवे की बात को तुमने ज्यादा सीरियसली ले लिया, लेकिन उसके बाद का क्या फिर कुछ नहीं, मतलब तुम पजेसिव हो सकते हो लेकिन मैं पजेसिव नहीं हो सकती। किसी लड़के के साथ में फ्रेंडली हो जाऊं तो तुम्हें दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता अगर मैं किसी और को अटेंशन दूं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई दूसरी लड़की अटेंशन देती है, तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग करते हैं, तो मैं पजेसिव नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा वजह से होना तुम्हें मेरा ओवर रिएक्शन लगता है, जो कि तुम्हें कल लगा। सिद्धार्थ कशिश का हाथ पकड़कर प्यार से बोलता है, सॉरी कशिश, आई नो कि मैं ज्यादा बोल दिया, मुझे वह नहीं कहना चाहिए था, मैं समझ रहा हूँ। कशिश गुस्से से, नहीं सिद्धार्थ, तुम कुछ नहीं समझ रहे, तुम नहीं समझ रहे कि मुझे क्या फीलिंग होती है जब दूसरी लड़कियों तुम्हारी इतनी करीब आती है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं। अपनी बात कहकर कशिश गुस्से से कैबिन से चली जाती है। सिद्धार्थ अपने टेबल पर रख फ्लोबस को उठाकर जोर से पटकते हुए कहता है, अरे यार बहुत हो गया, इसकी तो नाराजगी दूरी नहीं हो रही, आप क्या करूं मैं, कितनी और माफी मांगो, सब कुछ था बता तो दिया। रात के 10 बजे कशिश घर जाने के लिए अपने केबिन से बाहर निकलती है कि तभी उसे कॉल आता है। कॉल पर बात करते हो कशिश कहती है,
क्या कहा? मुझे टॉप फ्लोर पर आना है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कशिश अपने पर्स और मोबाइल को अपने केबिन में रखकर टॉप फ्लोर पर पहुंचती है, जहां पर कोई मौजूद नहीं होता और टॉप फ्लोर के सभी रूम लॉक होते हैं। कशिश, यह क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो मिस्टर कुशाल ने मुझे ये क्यों कहा कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ तो सारे रूम बंद है? सभी ऑफिस वर्कर कहाँ चले गए? कशिश अपने कदमों को पीछे करते हुए चल रही होती है कि तभी वह टकरा जाती है और जैसे ही वह मुड़ती है वह देखते हैं कि सामने सिद्धार्थ खड़ा है। कशिश कुछ कहती उससे पहले सिद्धार्थ कशिश के बाजू पकड़ता है और उसे दीवार से सटा देता है। कशिश, गुस्से से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ पर कोई और मौजूद क्यों नहीं है? 1 मिनट, क्या ये कॉल तुमने करवाया था? सिद्धार्थ, मुस्कुराते हुए, ये कॉल मैंने करवाया नहीं था, ये कॉल मैं ही किया था और मैंने पहले ही इस फ्लो के सभी लोगों को उनके घर भेज दिया। मेरे केबिन में तो तुम आने वाली नहीं थी और मुझे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी थी और मुझे एक प्राइवेसी चाहिए थी और इससे अच्छी जगह मुझे कहीं नहीं मिला, इसलिए मैंने ये सब प्लान किया और वह कॉल मैंने किया था थोड़ी सी आवाज चेंज करके। कशिश, गुस्से से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। सिद्धार्थ, बिल्कुल भी नहीं, जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारी और नाराजगी नहीं सहन कर सकता। मुझे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए, मुझे वह पुरानी कशिश चाहिए, ये झगड़ालू कशिश नहीं। झगड़ालू सुनते ही कशिश फिर से ट्रिगर हो जाती है और वह गुस्से से कंटिन्यू बोलना शुरू कर देती है। सिद्धार्थ अपनी बात कहने की कोशिश करता है लेकिन कशिश नॉनस्टॉप बस बोले जा रही थी। आखिरकार सिद्धार्थ कशिश के चिन को पकड़ता है और उसके होठों को चूमना शुरू कर देता है। वैसे कशिश को अच्छा तो लगता है लेकिन फिर भी वह नाराजगी की जताकर धीरे से पुश करते हुए ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कि वह सिद्धार्थ को दूर करना चाह रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था, वह भी उसके सीन को एंजॉय कर रही होती है। धीरे धीरे सिद्धार्थ और कशिश की वह किसी और ज्यादा पैशनेट होने लगती है और आखिर में सिद्धार्थ एक कमरे को अनलॉक करता है और कशिश को उसे कमरे में लेकर चला जाता है। टॉप फ्लोर पर जहां सिद्धार्थ और कशिश इंटीमेट हो रहे थे वहां पर उन दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद था और वह थी मुस्कान। मुस्कान ने सिद्धार्थ और कशिश को एक दूसरे के साथ पैशनेट किस करते हुए की वीडियो उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और जैसे ही वह दोनों कमरे में जाते हैं मुस्कान भी धीरे धीरे कदमों से बिना आहट किए दरवाजे के बाहर अपने कान लगाकर खड़ी हो जाती है। मुस्कान कान लगाकर सुन रही थी तभी अंदर से कशिश क्या है भरते आवाज आती है, सिद्धार्थ रुक जाओ, बस किस तक ही रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं, हम अभी ऑफिस में हैं, अगर यहाँ कोई आ गया तो। सिद्धार्थ, कशिश, कोई नहीं आएगा, मैं साफ ऑर्डर दिया है कि इस फ्लो पर अब कोई नहीं आएगा, सिर्फ तुम और मैं है और अब मैं नहीं रुकना चाहता, जो हो रहा है उसे होने तो, मैं तड़प रहा हूँ इस प्यार के लिए। कशिश, चाहत तो मुझे भी है, वैसे भी मैं भी तुम्हारी उस टच के लिए, उसे फीलिंग के लिए बेताब हूँ, चलो तो कुछ देर एक दूसरे के साथ प्यार कर लिया जाए। सिद्धार्थ, सिर्फ कुछ देर नहीं, सिर्फ बेतहाशा प्यार कर लिया जाए। सिद्धार्थ इतना कहता है और कुछ सेकेंड बाद कशिश की मोर्निंग साउंड आने लगती है और कुछ आवाजें जो साफ इशारा होती है कि कमरे के अंदर उन दोनों के बीच में क्या हो है। कशिश की मोर्निंग साउंड और अंदर से आती है आवाज से इतनी लाउड होती है कि मुस्कान वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रख पाती, उसके लिए वह सब कुछ सुना बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था और हैरान होते हुए मुस्कान वहां से अपनी चेयर पर आकर बैठती है। जो कुछ उसने सुना उसके बाद उसकी हवाएं उड़ी हुई थी। क्या सिद्धार्थ और कशिश के प्यार के रिश्ते को कुछ अलग तरह से दिखाकर मुस्कान करके कशिश के कैरेक्टर पर वार। एपिसोड 177 वीडियो हुआ वायरल। अभी अभी जो सिद्धार्थ और कशिश के बीच में मुस्कान ने देखा और जो सुना उसे देखकर वह हैरान हो गई थी और उसे ऐसा ही लग रहा था कि जो वह सोच रही है वही सच है। कशिश ने सिद्धार्थ के साथ एक फिजिकल रिलेशन बनाकर उसे पोस्ट को पाया है जिसके लिए बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। मुस्कान अपने मोबाइल की तरफ देखकर कहती है, मैं हमेशा से सच थी कि सही लगा था कशिश को, वह पोस्ट उसके काबिलियत में नहीं बल्कि इसलिए मिली है क्योंकि वह सिद्धार्थ सर को प्लेजर दे रही है, तो इतने सालों से उनके बीच में यह फिजिकल रिलेशनशिप है और इसलिए आज तक कोई दूसरी लड़की उसे पोस्ट के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि कशिश सेक्रेटरी के साथ साथ कुछ और बनाकर भी सिद्धार्थ सर के काम आ रही है।
क्या बात है, कशिश कॉलेज में तो कितने खुददार बनती थी, कैसे बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, लेकिन अब सब कुछ भूल गई, एक पोस्ट के लिए अपने शरीर को अपने बॉस को दे दिया। एविल मुस्कान, कशिश तुम्हारा यह अफेयर अब नहीं छुपाएगा, ये खबर पूरे ऑफिस को पता चलेगी कि कैसे कशिश मेहरा अपने बॉस के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है, सिर्फ एक पोस्ट के लिए, और उसके बाद जो तुम्हें इतनी इंसल्ट मिलेगी तब मेरे दिल को ठंडक पड़ेगी। ये वीडियो आउट होते हैं सिद्धार्थ सर और कशिश एक दूसरे को किस कर रहे हैं, उसके बाद तो कशिश का इस ऑफिस में काम करना मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट सिद्धार्थ कर खुद अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कशिश को इस ऑफिस से निकाल देंगे। मजा आएगा। तारांकन, लेट नाइट करके बोनट पर बैठकर कशिश और सिद्धार्थ ठंड काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। कशिश के चेहरे पर एक सुकून होता है जिसे देखकर सिद्धार्थ कहता है, चलो तो फाइनली तुम्हारा पूरा गुस्सा शांत हो गया, अब तो तुम मुझसे इन बातों पर लड़ाई नहीं करोगी ना। कशिश सिद्धार्थ को एक रूड एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, क्यों नहीं करूंगी, बिल्कुल करूंगी, मेरा ही तो हक बनता है तुमसे लड़ाई करने का, आखिर तुम्हारी होने वाली पत्नी हो, और अगर पत्नी पति से नहीं लड़ेगी तो क्या कोई दूसरी लड़की लड़ेगी। हमारे बीच में सब कुछ शॉर्ट हो गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ किसी दूसरी लड़की का फ्लर्ट बर्दाश्त कर लूंगी। सिद्धार्थ, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, अब इस टॉपिक को हम फिर से शुरू न करें तो बेहतर है। कशिश, बिल्कुल, यहाँ तुम सही समझी हो। सिद्धार्थ, वैसे क्या सोच रही हो, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। कशिश, मैं रिएक्शन के बारे में सोच रही हूँ कि जब हमारी सगाई होगी तो उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा, वह किस तरह हमारे बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, लेकिन कुछ लोगों को शायद नहीं उसे पसंद नहीं आएगी, और शायद वह मुझे गोल्ड डिगर कहेंगे। सिद्धार्थ, तो तुम ऑफिस के लोगों के बारे में सोच रही हूँ। कशिश, क्या फर्क पड़ता है कि हमारे बारे में कोई क्या सोचता है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, बस वही बात खत्म हो जाती है, उससे ज्यादा कुछ भी सोने की जरूरत नहीं है। कशिश, तुमने सही कहा, एक दूसरे के लिए हम इम्पोर्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरा इंसान हमारे बारे में क्या सोचेगा, फिर भी झटका तो लगेगा। वैसे सिद्धार्थ, हमने कब बताएंगे कि उनके बस और बस की सेक्रेटरी बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। सिद्धार्थ, कशिश, मैंने इसके बारे में सोचा था और फिर मैंने डिसाइड किया जब हमारी शादी हो जाएगी उसके बाद हम अनाउंस करेंगे और एक ऑफिस के लोगों के लिए बिग रिसेप्शन रखेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इस शादी में सिर्फ तुम्हारा और मेरा परिवार हो। इन सेरेमनी को मैं प्राइवेट चाहता हूँ, जहाँ पर ज्यादा भीड़ भड़क ना हो, सिर्फ वही लोगों जो सच्चे दिल से हमारी खुशी चाहते हैं, और उनकी ब्लेसिंग के बीच में ही हम दोनों एक दूसरे के पति पत्नी बने। कशिश, तुमने बिल्कुल सही कहा, जो सच्चे दिल से हमारी शादी देखकर खुश होंगे वह सिर्फ हमारे परिवार वाले। तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद आया। तारांकन, अगली सुबह द खुराना एस कंपनी के ऑफिस में उथल पुथल सी मच गई थी, क्योंकि सिद्धार्थ और कशिश का वह इंटीमेट वीडियो पूरे ऑफिस में वायरल हो गया था, जो हर किसी के मोबाइल के स्क्रीन पर था, और जो कोई भी देख रहा था वह शॉक्ड रह गया था। उसी वीडियो को देखकर कुछ कलीग बात करते हुए कहते हैं, क्या सच में सिद्धार्थ सर और कशिश के बीच में अफेयर चल रहा है। आई मीन, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था, जिस तरह से वह पब्लिक के बीच में एक दूसरे से बात करते हैं, कभी नहीं सोचा था कि उनके बीच में ऐसा रिश्ता होगा। मुझे तो हमेशा से ही लगता था, और वैसे भी हमने देखा नहीं है कितने ऑफिस में बस और सेक्रेटरी के बीच में नाजायज संबंध होते हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ शादीशुदा नहीं है, लेकिन कहीं अफेयर्स के बारे में सुना है मैंने, और अधिकतर जो अफेयर होते हैं उसमें बॉस अपनी फिजिकल नीड पूरी करता है, और जो सेक्रेटरी होती है वह अपनी पोस्ट को बचाने के लिए ऐसा करती है, और इस केस में भी ऐसा ही है। तो तुम्हारा मतलब कि उन दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ अपने अपने जरूरत के लिए है, वह प्यार वाला अफेयर नहीं हम दोनों का। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। आप देखो ना, अगर इन दोनों को दूसरे से प्यार होता तो एक दूसरे के घर जाते, कहीं डेट पर जाते, लेकिन हम तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कशिश तो किसी और के साथ डेट पर जाती है शादी के रिश्ते के लिए, और ऑफिस में वह सिद्धार्थ सर के साथ यह सब कर रही है अपनी पोस्ट को बचाने के लिए। शर्म आनी चाहिए। आप समझ में आया कि कल टॉप फ्लो के सभी वर्कर्स को सिद्धार्थ सर ने इतनी जल्दी छुट्टी क्यों देती थी, क्योंकि उनका असल मकसद वो था जो हम मोबाइल में देख रहे हैं।
सही कहा। जितनी मुंह उतनी बातें। हर कोई सिद्धार्थ और कशिश को इंटीमेट वीडियो को देखकर अपनी अपनी राय बन रहा था। किसी को लग रहा था कि वह रिलेशनशिप में है जिसमें ये सब होना एक आम है, लेकिन कुछ को लग रहा था कि यह सिर्फ एक फिजिकल नीड के लिए डेस्परेशन है जिसमें वह दोनों बस अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। और अधिकतर लोग की जो उंगली थी वह कशिश के ऊपर ही उठ रही थी और कशिश को बहुत सी लड़की और लड़कों ने गोल्ड डिगर समझना शुरू कर दिया था। हर तरफ कशिश और सिद्धार्थ के रिश्ते के बारे में बातें हो रही थी और यह सब देखकर मुस्कान के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। काम की ड्रेस को केबिन हो, पार्किंग एरिया या फिर कैंटीन एरिया, हर जगह बस एक ही चर्चा चल रही थी। मुस्कान इविल स्माइल। क्या बात है, मैंने तो जितना सोचा था उससे कई ज्यादा हंगामा हो रहा है। हर तरफ सिर्फ सिद्धार्थ सर और कशिश के बारे में बातें हो रही है और सबसे ज्यादा पॉजिटिव भी है कि सभी को ऐसा लगता है कि उन दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं है, सिर्फ एक फिजिकल नीड है। और अधिकतर लड़कियां कशिश को ही गलत समझ रही है, उसे गोल्ड डिगर समझ रही है। और यही तो सच है। उसने अपनी पोस्ट को बचाने के लिए वह सब एक्सेप्ट किया। अब इंतजार है उसको ऑफिस में आने का। जब सब लोगों से नीची नजरों से देखेंगे तब मजा आएगा। तारांकन सुबह के 9:30 बजे कशिश ऑफिस में इंटर करती है और जिस जिस जगह से पूछ रही थी सभी लोग उसी को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही एक्सप्रेशन थी, जैसे कि वह उसे कुछ कहना चाहते हैं, वह भी बुरा, लेकिन अपनी पोस्ट के कारण का नहीं कह पा रहे हैं। कशिश अपने कैबिन में पहुंचती है। कशिश परेशान, ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। पार्किंग एरिया से लेकर ऑफिस में एंटर करने से लेकर अपने केबिन तक आने में जितने भी लोगों से मैं मिला तब अजीब तरीके से देख रहे हैं। कुछ नहीं गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन उनकी गुड मॉर्निंग कहने में भी आज एक अलग ही टोन थी, अलग ही एक्सप्रेशन थी, जैसे कि मैं कुछ बिगाड़ दिया है, कुछ उनके साथ गलत कर दिया है। वह तो मेरी पोस्ट के कारण वह कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन देखकर तो लग रहा था जैसे कि कुछ कहना चाह रहे हैं। आखिर बात क्या है? कोई एक इंसान होता, दो होता तो मानती भी, सभी ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? कशिश को एहसास तो हो गया था कि आज ऑफिस का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा अजीब है, सब लोग उसे अलग ढंग से देख रहे हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका कारण क्या है, क्योंकि वह वीडियो ऑफिस के सभी लोगों के मोबाइल पर आ गई थी सिवाय सिद्धार्थ और कशिश के। इसलिए ऑफिस में क्या चल रहा है उसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। कशिश कंफ्यूज थी कि तभी उसके केबिन में रुद्र पहुंचता है, जिसके चेहरे पर घबराहट थी। कशिश, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो, सब ठीक है ना? रुद्र परेशान, कशिश की क्या हो रहा है, क्या वह सच है? तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो, क्या तुमने वह वीडियो देखा? कशिश, कैसा वीडियो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर बात क्या है? रुद्र यह सुनकर और परेशान हो जाता है कि कशिश को वीडियो के बारे में कुछ पता ही नहीं। भले उसको बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन इस मामले में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बात की शुरुआत करे, क्योंकि वह वीडियो एक घोटाला बन गया था और हर तरफ एक गलत तरीके से उन दोनों के बारे में बात हो रही थी, और जहां पर सबसे ज्यादा गलत कशिश को ठहराया है जा रहा था। कशिश, क्या हुआ रुद्रा, बताओ तुम किस वीडियो की बात कर रहे हो और ऐसा क्या है जिसके कारण तुम इतने परेशान हो गए हो? रुद्र, कशिश, तुम्हें सच में इस वीडियो के बारे में नहीं पता? तुम्हारे मोबाइल पर नहीं आया? बहुत बड़ा कांड हो गया है, कैसे समझाऊं तुम्हें? एक काम करो, तुम खुद ही देख लो। रुद्र अपना मोबाइल कशिश को दे देता है और जैसे ही कशिश उस वीडियो को प्ले करती है वह शॉक रह जाती है, घबरा जाती है, पसीना पसीना हो जाती है। कशिश घबराते हुए, यह क्या है, मेरा और सिद्धार्थ का वीडियो तुम्हारे मोबाइल पर? रुद्रा, कशिश, यह वीडियो सिर्फ मेरे मोबाइल पर नहीं है, बल्कि ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं हर किसी के मोबाइल पर है। रुद्र की बात सुनकर कशिश घबरा जाती है। कशिश घबराते हुए, क्या कहा? यह वीडियो हर किसी के मोबाइल पर है, मतलब हर कोई इस वीडियो को देख रहा होगा या फिर देख चुका होगा। आप मुझे समझ में आया कि जब मैं ऑफिस में आ रही थी तो हर दूसरा इंसान मुझे ऐसे घर क्यों रहा था, मुझे उन अजीब नजरों से क्यों देख रहा था? रुद्र, मैं उसी ग्रुप में नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अब तक की वीडियो डिलीट हो चुका होता। रुद्र, मुझे तो खुद ऑफिस जाकर पता चला है कि ऐसा कोई वीडियो आया है। जब सब लोग तुम्हारी और सिद्धार्थ के बारे में बातें कर रहे थे तो मैं भी ग्रुप खोल कर देखा, और जब देखा तो सच बताओ मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी।
और जैसे ही मुझे पता चला मैं दौड़कर तुम्हारी केबिन में आया। मुझे विश्वास है कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन बाकी लोग। इतना कहते ही रुद्र रुक जाता है, जिस पर कशिश उसे पूछती है, बाकी लोग आखिर क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्र बताओ मुझे, बाकी लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्या वह मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं? रुद्र, कशिश तुम तो जानती हो ना कि जब इस तरह के स्कैंडल होते हैं तो बस तो बच जाता है, लेकिन सेक्रेटरी पर सारा इल्जाम आ जाता है। लोग किस तरह की उसके लिए बातें बोलते हैं। तुम हटोगी इसलिए मैं नहीं बोल सकता, पर इतना ही कहूंगा कि तुम्हारे लिए बहुत गंदा बोला जा रहा है। 2-3 से तो मेरी लड़ाई भी हो गई जब वह तुम्हारे बारे में गलत तरीके से बात कर रहे थे। कशिश, तो मतलब वह मुझे गोल्ड डिगर समझ रहे होंगे और वह सब यह बातें कर रहे होंगे कि अपनी पोस्ट को बचाने के लिए मेरा और सिद्धार्थ का ही एक नाजायज रिश्ता है। कशिश के इस बात पर रुद्र चुप हो जाता है और उसकी चुप्पी ही कशिश को जवाब दे देती है। हालांकि सिद्धार्थ और कशिश का रिश्ता पूरी तरह से पूरे और जायज था, वह दोनों जल्द शादी करने वाले थे, लेकिन जिस तरह से यह वीडियो आउट हुई थी, जिस तरह से सब कुछ हो रहा है और उनके बारे में बातें हो रही है, उससे कशिश को दुख पहुंचता है। रुद्र, कशिश तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैंने बात कर ली है, ये वीडियो जल्द डिलीट हो जाएगी। कशिश गुस्से से, ये जिसने भी किया है बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसे क्या लग रहा है कि यह सब करके वह मेरी और रुद्र की, सिद्धार्थ की इमेज खराब कर देगा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। रुद्रा, सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ और पता लगाओ कि आखिर जब मैं और सिद्धार्थ वहां थे तो हमारे अलावा वहां और कौन मौजूद था। रुद्र, कशिश वह तो समय करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि इन सब के लिए पहले सिद्धार्थ सर की परमिशन होगी। उनकी परमिशन के बिना सिक्योरिटी रूम के कैमरे के फुटेज को चेक नहीं किया जा सकता। कशिश, क्यों नहीं किया जा सकता? मैं कह रही हूँ मेरे कहने पर जाकर फुटेज चेक करो। रुद्र, मैं जानता हूँ कि तुम और सिद्धार्थ सर इन दोनों बहुत क्लोज हो, लेकिन फिर भी उनके परमिशन के बिना सिक्योरिटी उनकी फोटो चेक नहीं की जा सकती। कशिश, रुद्र तुम्हें ये ऑर्डर, कशिश मेरा नहीं बल्कि होने वाली कशिश सिद्धार्थ खुराना दे है। रुद्र कशिश की बात सुनकर शॉक्ड रह जाता है और वह कशिश के बात को रिपीट करते हुए कहता है, अभी क्या कहा तुमने? कशिश, सिद्धार्थ खुराना मतलब? सिद्धार्थ आगे कुछ कहता तभी कशिश एक कॉन्फिडेंट टोन से रुद्र से कहती है, मैं और सिद्धार्थ बहुत जल्दी शादी करने जा रहे हैं। आई थिंक रुद्र अब मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। रुद्र मुस्कुराते हुए, तो ये बात है कशिश, तुमने मुझे नहीं बताया अपने बेस्ट फ्रेंड को। कशिश, सब कुछ बताऊंगी रुद्र, लेकिन पहले जाकर कि इस वीडियो को डिलीट करवाओ। रुद्र, बिल्कुल, मैसेज सिद्धार्थ खुराना, आपके ऑर्डर पर यह काम मैं करवाने जा रहा हूँ। एपिसोड 178, कशिश हुई बेहोश। सिद्धार्थ और कशिश के रिश्ते का सच पूरे ऑफिस वालों के सामने आ गया था, लेकिन ये सच थोड़ा ट्विस्ट होकर आया था, जहां पर सब लोग ये समझने लगे थे कि उनका एक नाजायज तरीके से अफेयर चल रहा है, जहां पर दोनों एक दूसरे को प्लेजर दे रहे हैं और अपना अपना फायदा उठा रहे हैं। और यह बात जो कशिश को पता चलती है तो उसे बहुत हर्ट होता है, लेकिन जल्दी वह खुद को संभाल लेती है और रुद्र से कह देती है कि वह इस वीडियो को जल्दी डिलीट करवा। और इस बीच रुद्र को पता चलता है कि कशिश और सिद्धार्थ का अफेयर एक लव रिलेशनशिप है और वह दोनों शादी करने वाले हैं, और यह सुनकर रुद्र बहुत खुश होता है। तारांकन, वहीं पर दूसरी ओर कशिश सिद्धार्थ से मिलने के लिए उसके केबिन की तरफ जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे कुछ लड़कियां मिलती है और जिनमें से मुस्कान भी होती है। मुस्कान तो इंतजार ही कर रही थी कशिश के आने का, ताकि वह अपनी भड़ास निकालकर अपने उसे दिन का बदला ले सके, जिस दिन कशिश ने मुस्कान को फटकार लगाई थी उसके कमजोर काम के लिए। मुस्कान कशिश के सामने आकर एविल स्माइल करते हुए कहती है, क्या बात है कशिश, तुम तो बड़ी पहुंची चीज निकली। कॉलेज के टाइम पर तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, खुददारी का मतलब समझाया करती थी, लेकिन तुम्हारी असलियत क्या है वह तो हमें आज पता चली। किस तरह से तुमने इस सेक्रेटरी की पोस्ट को पाया है वह आज समझ में आया। तभी तो मैं सोचूं कि हम दोनों साथ में ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बावजूद तुम इतनी जल्दी उस सेक्रेटरी की पोस्ट कैसे मिल गई। लेकिन आज पता चला कि उसके पीछे का कारण क्या था।
मुस्कान के चेहरे पर हंसी देखकर कशिश हट हो जाती है, क्योंकि मुस्कान से तो यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में उसका साथ देने की बजाय उसका मजाक उड़ाएगी, उसे नीचे गिराने की कोशिश करेगी। कशिश, हॉट और एंग्री, जस्ट शट अप। मुस्कान, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी। मैं जानती हूँ कि इस समय उसे वीडियो को लेकर मेरे बारे में बहुत गलत बातें की जा रही है, लेकिन सच क्या है वह मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे कुछ लोगों से उम्मीद थी जो मेरी हितैषी बनते थे, लेकिन आज मुझे सच्चाई पता चल रही है कि वह सिर्फ एक दिखावा था। मुस्कान, तुम जो भी समझो कशिश, लेकिन इस समय तू जो सच्चाई है मैं वही बोल रही हूँ। तुमने सेक्रेटरी की पोस्ट को पाने के लिए खुद के शरीर को सिद्धार्थ खुराना के आगे भेज दिया। और मुस्कान अपनी बात आगे कंप्लीट करती तभी कशिश गुस्से से उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारती है, जिससे मुस्कान और उसके साथ में खड़ी लड़कियां हैरान रह जाती है। कशिश, गुस्से से, जस्ट शट अप। खबरदार, अगर तुमने आगे एक और शब्द बोला, अगर तुम्हें सच्चाई नहीं पता तो अपनी बकवास बंद करो। तुम जानती क्या हो, मेरा सिद्धार्थ के बारे में एक वीडियो आया, अब तुम लोग इस तरह की घटिया गंदी बातें करने लगी मेरे खिलाफ। उस थप्पड़ के बाद मुस्कान की तो नफरत और गुस्सा कशिश के खिलाफ और ज्यादा बढ़ गया था। वह कोशिश को उसकी आंखों से खेलते हुए कहती है, क्यों नहीं बोले, बुरा क्यों नहीं करे, तुमसे नफरत। हम लोग दिन भर मेहनत करके ये सोचते हैं कि शायद एक दिन हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, हमें प्रमोशन मिलेगा, लेकिन वहीं पर तुम जैसी लड़कियां अपने शरीर को दिखाकर, अपनी सुंदरता को ढाल बनाकर बॉस के ऊपर अपनी अदाएं दिखाती है, उन्हें अपनी झांसे में लेती है और उसके बाद उसे पोस्ट को पा लेते हैं और उसे पर नागिन की तरफ कुंडली मारकर बैठ जाती है। और हम जैसी सीधे घर की लड़कियां बस ऑफिस में जूती घिसती ही रह जाती है और तुम जैसी लग्जरी लाइफ जी रही होती है। मुस्कान की यह बात सुनकर कशिश को और गुस्सा आता है, और जैसे ही वह कुछ कहने वाले होते हैं तभी बाकी की लड़कियां और आसपास खड़ा ऑफिस का बाकी स्टाफ, जो कशिश और मुस्कान की लड़ाई को देख रहा था, वह मुस्कान के सपोर्ट में आकर खड़ा हो जाता है और मुस्कान के तन से तन मिलते हुए वह कशिश को एक गलत लड़की और कैरेक्टरलेस लड़की बोलता है। मुस्कान, गलत क्या बोल रही है, सही तो है। पिछले 3 सालों से हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक प्रमोशन नहीं मिला और तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, बस ये सब करके तो हमें तो बुरा लगेगा ना। इन जैसे कुछ लड़कियों के चक्कर में बाकी लड़कियां भी बदनाम हो जाती है। बिल्कुल सही कहा, पता है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे साफ कह दिया था कि तुम कितनी भी अच्छा प्रमोशन ले लेना, लेकिन सेक्रेटरी की पोस्ट को कभी मत मानना, वरना वह मुझसे ब्रेकअप कर लेगा, क्योंकि उसके अनुसार सेक्रेटरी का सिर्फ एक ही काम होता है, अपने बॉस को खुश करना एक काम से और दूसरे रात में। जो हमने वीडियो में देखा, अब समझ में आ रहा है क्यों कैबिन में मिस कशिश मेरा के अलावा कोई दूसरा क्यों नहीं जा सकता, और इतने घंटे तक क्या दिन में क्या होता है काम के चक्कर में, वह तो कुछ अलग ही रंग लिया मनाई जा रही होती है। एक साथ सभी लोग कशिश के ऊपर लांछन लगाने लगते हैं। पहले तो कशिश संभाल कर जवाब दे रही थी, उन लोगों से लड़ रही थी, लेकिन जब एक भीड़ से आकर खड़ी हो जाती है और सारी उंगलियां कशिश के ऊपर आ जाती है तो उसे समय कशिश घबरा जाती है, वह पैनिक होने लगती है। वह उन लोगों की ताने और उनके लगाए हुए लांछन को और सहन नहीं कर पाती और उसी पल कशिश बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। सारे ऑफिस वर्कर कशिश को बेहोश देखकर परेशान हो जाते हैं, वो कुछ करे तभी पीछे से सिद्धार्थ की आवाज आती है, ये यहाँ पर क्या भीड़ लगा रखी है, क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर उनका डर और भी बढ़ जाता है और सभी लोग एकदम से पीछे हट जाते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ की नजर कशिश पर जाती है वह घबरा जाता है और कशिश चलते हुए दौड़कर उसके पास पहुंचता है। कशिश के सर को उठाकर अपनी गोद में रखते हुए उसके गाल को थकता पाते हुए सिद्धार्थ परेशान टोन में कहता है, कशिश कशिश आंखें खोलो, कशिश आंखें खोलो, क्या हुआ कशिश को। अचानक से सिद्धार्थ खड़े सभी ऑफिस वर्कर पर गुस्सा से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या, रत्ती भर अकल नहीं है तुम लोगों में। एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है, उसकी मदद करने की बजाय खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। भीड़ में खड़ा एक आदमी हिम्मत करते हुए कहता है, सर हम मदद करने जा रहे थे, लेकिन वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले सिद्धार्थ उसे पर गुस्से से चलते हुए कहता है, सट अप, बकवास बंद करो और खबरदार एक शब्द बोला और कोई जल्दी से डॉक्टर को फोन करो फास्ट। वैसे तो सभी लोगों ने सिद्धार्थ का गुस्सा देखा था,
और वह अपने गुस्से में अपने टोन पर काबू रखना था, लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशन सही दूसरे लोगों को डरा देता था। लेकिन आज तो सिद्धार्थ पूरी तरह से चिल्ला रहा था और सिद्धार्थ की यह टोन सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सिद्धार्थ कशिश को लेकर अपने केबिन में पहुंचता है और कुछ देर बाद डॉक्टर आता है और वह कशिश का चेकअप करता है। वहीं दूसरी तरफ सभी परेशान थे, वह लोग जो उसे समय वहां खड़े थे और कशिश पर ताना कस रहे थे, क्योंकि जिस तरह से सिद्धार्थ कशिश को अपनी बाहों में उठाकर लेकर गया और जिस तरह से उसके चेहरे पर कशिश के लिए परेशानी नजर आ रही थी, उसे सबके मन में कहीं ना कहीं एक बात तो आ गई थी कि अगर कशिश ने ये सच सिद्धार्थ को बता दिया कि उसको कितना मेंटली हरेस कर रहे थे, तो सिद्धार्थ उनके साथ क्या करेगा, उन्हें कोई आइडिया नहीं था। तारांकन। कुछ देर बाद कशिश को होश आता है और वह देखते हैं कि उसके सामने सिद्धार्थ बैठा हुआ है। सिद्धार्थ को देखते ही कशिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहीं पर सिद्धार्थ परेशान हो जाता है कि अचानक से कशिश रोने क्यों लगी है। सिद्धार्थ परेशान, क्या हुआ कशिश, तुम रो क्यों रही हो? कशिश उठाती है और वह सिद्धार्थ के गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसका इस तरह रोना देखकर सिद्धार्थ और परेशान हो जाता है। सिद्धार्थ कशिश के सिर को सहलाते हुए कहता है, बताओ कशिश, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? कशिश रोते हुए सारी बात बता देती है कि कैसे उसका और सिद्धार्थ का एक इंटीमेट वीडियो कल रात किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और उसे ऑफिस के ग्रुप में डाल दिया और अब लोग उसके और सिद्धार्थ के बारे में गलत तरीके से बातें कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो उंगली उठ रही है वह उसे पर उठ रही है। सभी लोग कशिश को गोल्ड डिगर और एक कैरेक्टरलेस लड़की बोल रहे हैं जो अपनी पोस्ट के लिए अपने आप को अपने बॉस को बेच चुकी है। कशिश की यह बात सुनते ही सिद्धार्थ को भयंकर गुस्सा आता है और वह अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहता है, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कशिश के लिए इतनी घटिया शब्द कहने की। कशिश सिद्धार्थ के सीने से लिपटकर होते हुए कहती है, मैंने लोगों को जवाब देने की कोशिश की सिद्धार्थ, लेकिन सभी जब लोग मेरे ऊपर हावी होने लगे तो मैं घबरा गई, मैं नहीं सहन कर पाई, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सिद्धार्थ, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। सिद्धार्थ कशिश के चेहरे को प्यार से पकड़ता है और उसके माथे को चूमते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं कशिश, और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, तुम इतने स्ट्रांग कॉन्फिडेंट लड़की उन लोगों के गलत कमेंट से कैसे घबरा गई? तुम तो सच्चाई जानती हो ना कि मैं और तुम शादी करने वाले हैं, पति पत्नी बनने वाले हैं, और अगर हमारे बीच में ऐसा कुछ होता भी है तो ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता इसलिए वैसे गलत बातें कर रहे हैं, और भगवान की कसम तुम्हारे साथ घटिया बातें किया ना उसका इस ऑफिस में आज आखिरी दिन है। कशिश रोते हुए, मैं जानती हूँ सिद्धार्थ, इसलिए मैं सबका सामना कर रही थी, लेकिन वह एकदम से हावी होने लगी, तुम्हें नहीं समझ पाए और मुझे यकीन नहीं होता ऐसे लोगों ने मुझसे इतनी घटिया बातें कही जिन पर मैं बहुत विश्वास करती थी। सिद्धार्थ कशिश, जैसे लोग हमारे सामने होते हैं जरूरी नहीं कि वह पीठ पीछे वैसे ही हो, और यह बात मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है। उन सबका तो मैं आज ही हिस्सा बराबर कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि वह वीडियो के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? कशिश आंखों में नासूक, मेरे पास रुद्राय था और उसने मुझे ये सब बताया और मैंने उसे बता दिया कि हम दोनों दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हूँ, और मैं उस ऑर्डर दिया तुम्हारी होने वाली पत्नी के भी हाफ पर कि वह सिक्योरिटी रूम में जाकर पता लगे कि यह किसने किया है और साथ ही इस वीडियो को भी डिलीट करवाए। सिद्धार्थ तुमने बिल्कुल ठीक किया कशिश, लेकिन मुझे ये भी पता करना है कि अगर यह ग्रुप में नंबर नोन है किस साइट से और किस आईडी से अपलोड किया गया है, और जिसने भी किया है मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर देने वाला हूँ। कशिश तुम एक काम करो, आज घर जाओ और आराम करो, बाकी सब कुछ मैं संभालता हूँ। कशिश नहीं सिद्धार्थ, मैं घर जाऊंगी, मम्मी पापा मेरी शक्ल देखकर पहचान जाएगी कि कुछ हुआ है, फिर वह तुम्हें कॉल करेंगे और जब तक उन्हें कुछ मिलेगा नहीं वह शांत नहीं बैठेंगे। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने केबिन में जा रही हूँ, वहीं मैं आराम करूंगी। सिद्धार्थ अगर तुम्हें आराम ही करना है तो यहीं पर करो, आखिर यह कैमरे जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है, तुम होने वाली पत्नी हो मेरी, और अपनी आंखों के सामने उसको नगर को भी देख लेना जिसने ये घटिया हरकत करने की कोशिश की है, और उसके साथ ही उन लोगों का भी सजा देना है जिनके कारण तुम बेहोश हुई और जिन्होंने तुम्हें इतना मेंटली टॉर्चर किया। लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेडिसिन खाओ जो डॉक्टर देकर गया था।
कशिश, तुमने डॉक्टर बुलाया था। सिद्धार्थ, और नहीं तो क्या कशिश, जब मैं आया था तुम बेहोश पड़ी हुई थी और वह घटिया लोग बस खड़े थे। आप समझ में आया कि वह इस तरह क्यों खड़े थे? वह खबर आ गए थे क्योंकि उनके तानों के कारण, उनके टॉर्चर के कारण तुम बेहोश हो गई थी। उन सब की शक्ल तो मुझे याद है, और उनमें वह एक तुम्हारी कॉलेज वाली लड़की भी है ना, मुस्कान। सिद्धार्थ की बात पर कशिश कुछ नहीं कहती। वो नहीं बताती कि वही पहले थी जिसे कशिश के खिलाफ गलत बातें कहना शुरू किया था, और उसके बाद बाकी लोगों की हिम्मत हुई। कशिश, सिद्धार्थ, ऑफिस के लोगों को तुम बाद में देख लेना, पहले ये पता लगाओ कि यह सब किसने किया है। उसे तो मैं भी मिलना चाहती हूँ कि आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा कि हमारे साथ ये किया गया। सिद्धार्थ, बिल्कुल, लेकिन पहले दवाई। सिद्धार्थ कशिश को अपने हाथों से दवाई खिला है और उसके बाद कशिश के शरीर में जाता क्या लगाकर उसे सोफे पर सुला देता है और उसे ब्लैंकेट उठाते हुए कहता है, अब तुम यहाँ आराम से सोती रहो, मैं अभी आया। एपिसोड 179, एंगेजमेंट। मुस्कान सिद्धार्थ और कशिश के सामने सर झुकाए हुए केबिन में खड़ी है। कशिश को यकीन नहीं हो रहा कि जो वीडियो वाले मामले में मुस्कान का हाथ है। कशिश, हैरान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने किया। मुस्कान, मैं तुम पर कितना विश्वास करती थी, हमेशा तुम्हारे लिए मैं अच्छा चाहा था, और तुमने मेरे साथ यह सब किया। ऑफिस में मेरे इतने सालों का बनाया हुआ नाम, मेरी इज्जत को खराब करने के लिए तुमने घटिया साजिश खेली। आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बताओ मुझे, क्यों किया? मुस्कान, आंखों में आंसू, जलन के कारण किया, अपनी असफलताओं के कारण किया, और मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। बस मुझे यही तकलीफ है कि हम एक वक्त पर एक साथ इस ऑफिस में आए, तो आज तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर और मैं आज एक सिंपल सी अटेंडर बनकर क्यों रह गई हूँ? मैं क्यों तुम्हारी तरह प्रमोशन नहीं पाई? मैं क्यों तुम्हारी तरह सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई? मुस्कान, किस बात पर? सिद्धार्थ गुस्से से जवाब देते हुए कहता है, अगर तुम्हें कशिश जैसा सफलता पाने हैं तो तुम्हें उसके जैसी मेहनत भी करनी होगी, उसके जैसे काफी लेट रखनी होगी। तुमने उसकी सफलता तो देख ली, लेकिन उसके पीछे उसका हार्ड वर्क नहीं देखा। उसे ठीक से नींद लेने का मौका नहीं मिलता था। वह एक वक्त का खाना भी एक पैर पर खड़ा होकर खाती थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से कहीं और मीटिंग, वापस ऑफिस आना, फिर कोई दूसरी मीटिंग। कई बार तो वह इतनी बीमार हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपना काम पूरा करते थे। क्या तुमने उससे कभी नहीं सीखा? सिद्धार्थ की बात पर हमें गर्दन हिलाते हुए मुस्कान रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मुझे एहसास हो रहा है कि अपने असफलता का गुस्सा मैंने कशिश पर निकाल दिया। पिछले 5 साल से मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए, और वही कशिश आपकी पर्सनल सेक्रेटरी बन गई तो मेरे अंदर जलन आ गई। और जब मुझे ये पता चला कि आप दोनों को एक दूसरे के करीब देखा गया है, तो मुझे लगा कि शायद कशिश ने दूसरा रास्ता अपनाया सफलता को पाने के लिए, और उसी रात मेरे सामने आप दोनों आ गए, और वह सिचुएशन जहाँ पर मैं रोक नहीं पाई उस गलती को करने में। कशिश, मुस्कान, इतनी घटिया हरकत करने से अच्छा अगर तुम मेरे पास आकर मुझे मदद मांगती, यह मुझे ये कहती कि कशिश मुझे सिखाओ, मुझे समझाओ, तुम्हें दिल से तुम्हारी मदद करती, क्योंकि हम सेम कॉलेज से हैं। मुस्कान, तुम्हारी तरक्की मैं भी देखना चाहती थी, इसलिए 3 दिन पहले मैंने तुम्हें मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया था, ये जानते हुए भी कि तुम अभी उसने काबिलियत नहीं रखते हो। लेकिन मैं चाहती थी कि तुम सिद्धार्थ की नज़रों में आओ और तुम्हें इसके जरिए तुम्हें प्रमोशन मिले। लेकिन तुमने वहां पर वह प्रूफ नहीं किया, और तुम्हारी भलाई के लिए मैंने तुम पर डांट लगाई थी ताकि तुम अच्छा करो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अपने दिल में एक खुन्नस लेकर बैठ जाओगी और मेरे हार्ड वर्क को तुम्हें गलत तरीका देकर बदनाम करने की कोशिश करोगी। मुस्कान, आंखों में आंसू, आई एम सॉरी कशिश, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुस्कान के आंसू देकर कहीं ना कहीं कशिश उसे माफ करने का सोच रही थी, लेकिन सिद्धार्थ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि एक लड़की जिसने कशिश की इमेज को डैमेज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरे ऑफिस में इसके बारे में गलत बातें उड़ाई गई, सिर्फ मुस्कान के कारण वह फिर से इस ऑफिस में रहकर काम करे, ये सिद्धार्थ को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए सिद्धार्थ अपने जेब से एक लेटर निकालकर मुस्कान को देता है। सिद्धार्थ,
ये लेटर देखकर तुम समझ गई होगी किसकी तरह प्रमोशन तो नहीं होगा लेकिन डिमोशन जरूर है मिस मुस्कान। आपने मेरी सेक्रेटरी और मेरी होने वाली पत्नी की इमेज को डैमेज करने के लिए जो घटिया हरकत की है, इसके लिए मैं आपको पुलिस के हवाले तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस कंपनी से आउट कर रहा हूँ। आज तक की आपकी जितनी भी सैलरी बनती है आप अकाउंटेंट से कहकर ले लीजिए और अपना सारा सामान लेकर अभी के अभी यहाँ से चले जाए और कहीं दूसरी जगह नौकरी कीजिए। और हाँ, वहाँ पर मेहनत करना, किसी और लड़की की इमेज खराब करने के लिए ये सब हथकंडे मत अपनाना। मुस्कान उस लेटर को चुपचाप लेकर क्या फिर से चले जाती है, सिद्धार्थ के आकर गले लग जाती है और एक सुकून भरी आवाज में कहती है, थैंक यू सिद्धार्थ, सच में सिर्फ 1 घंटे के अंदर तुमने सब कुछ सही कर दिया। मुस्कान की चाल भी सामने आ गई और लोगों के मुंह बंद हो गए ये जानने के बाद कि मैं तुम्हारे होने वाले पत्नी हूँ। सिद्धार्थ, कशिश, तुम्हें थैंक यू खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि यह तो मेरा फर्ज बनता है। मेरे होने वाली पत्नी और मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर कोई ऐसे घटिया लांच लगे, इस तरह की बातें करें और मैं चुपचाप से बैठा रहूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे आगे बहुत अपने आप को रिलैक्स दिखा रहा था, लेकिन सच बताओ, जब तुम रोती हुई मुझे वह सब बातें बता रही थी ना, क्यों लोगों ने तुमसे क्या क्या कहा, मेरा खून खौल रहा था, मन कर रहा था अभी बाहर जाकर एक एक का मुंह तोड़ दूं। कशिश सिद्धार्थ का हाथ पकड़ कर कहते हैं, ठीक है, अब गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तुमने सब कुछ सही कर दिया, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। और यह जानने के बाद कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने वाली हूँ, अचानक से सब मेरे लिए और भी ज्यादा स्वीट हो गए हैं। और वह सभी लोग जिन्होंने मुझ पर उंगली उठाई थी, वह एक एक आकर मुझसे माफी मांग कर गए हैं। सिद्धार्थ, ये तो होना ही था, आखिर तुम सिद्धार्थ खुराना की पत्नी बनने वाली हो। और कितनी हिम्मत नहीं कि मेरी पत्नी पर उंगली तो क्या कोई आंख उठाकर भी देख सके। सिद्धार्थ किस बात पर कशिश मुस्कुराती है और उसे कसकर हक करती है। तारांकन 3 दिन बाद सुबह के 11 बजे बज रहे हैं। सिद्धार्थ का घर आज फूलों और लाइट से सजा हुआ है, क्योंकि आज उसकी और कशिश की सगाई है। इस सगाई में सिर्फ कशिश के पेरेंट्स और सिद्धार्थ के परिवार वाले हैं, उसके अलावा कोई नहीं। सिद्धार्थ और कशिश एक दूसरे के आमने सामने हैं, वह दोनों बिना पलके के झपकाए मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और वहीं दूसरी परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं कुछ पल का, जब वह दोनों अंगूठी पहनकर इस सगाई के रिश्ते में बंध जाएं। कशिश ने लाल कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई है और उसने वह खानदानी कंगन पहने हुए हैं जो जाते वक्त दादी उसे देखकर गई थी। वही सिद्धार्थ ने पीच कलर का इंडियन कुर्ता पजामा पहना हुआ है, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है और कशिश भी अपनी खूबसूरती से सिद्धार्थ को घायल कर रही है। दादाजी मुस्कुराते हुए घड़ी की तरफ देखकर कहते हैं, ये लीजिए 11:05 हो गया है, शुभ मुहूर्त हो गया है, चलो तो अब सगाई का ये कार्यक्रम शुरू किया जाए। दादाजी की बात पर सभी लोग हमें भरते हैं। सविता भाभी कशिश और सिद्धार्थ को सोफज पर बैठने का इशारा करती है। उसके बाद पंडित जी आकर ट्रेडिशनल तरीके से सगाई की रस्मों की शुरुआत करते हैं, जहां पर कुछ रस्में परफॉर्म की जाती है। ट्रेडिशनल ड्रेसों के बाद अब बारी थी सिद्धार्थ और कशिश को एक दूसरे के अंगूठी पहनने की। कशिश की मम्मी कशिश को अंगूठी पड़ती है और वहीं पर सविता भाभी सिद्धार्थ के हाथ में अंगूठी देते हुए कहती है, चलो अंगूठी कशिश को पहनकर उसे पूरी तरह से अपना बना लो। सविता भाभी के इस कमेंट पर घर के बाकी सदस्य मुस्कुरा पड़ते हैं, वहीं पर कशिश और सिद्धार्थ ब्लश करने लगते हैं। आखिरकार वह पल आ गया था जहां पर सिद्धार्थ और कशिश को एक दूसरे को बेसब्री से इंतजार था। सबसे पहले कशिश सिद्धार्थ के हाथों में गोटी बनती है, फूलों की बारिश होती है, सभी लोग तालियां बजाते हैं और उसके बाद सिद्धार्थ कशिश के हाथों में अंगूठी पहना है और उसे क्लोज करके उसके माथे को चूम लेता है। यह मोमेंट देखकर सभी उन दोनों को बस निहारते रह जाते हैं। कशिश और सिद्धार्थ बारी बारी से घर के सभी बड़े सदस्यों का आशीर्वाद देते हैं। घर के बाकी सदस्य भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करते हुए बधाई देते हैं। तारांकन दूसरे घर के सदस्य हाल में अपनी बातें कर रही है और हंसी मजाक कर रहे हैं, वहीं पर सिद्धार्थ और कशिश बालकनी में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एक दूसरे की पहनी हुई अंगूठी को देखते हुए खुशी से पहले नहीं समा रहे हैं। अपने हाथ में अंगूठी देखते हुए कशिश इमोशनल होते हुए कहते हैं,
सच में यकीन नहीं हो रहा सिद्धार्थ कि आज हमारी सगाई हो गई है। अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक दूसरे के मंगेतर बन गए हैं। कि बहुत अजीब फीलिंग है और बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है। सिद्धार्थ कशिश के हाथ को चूमते हुए कहता है। हाँ कशिश, मुझे भी अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसी खुशी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की और मुझे लगता था कि मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि पता नहीं मैं रिश्ते को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता था। लेकिन जब से तुम जिंदगी में आए मेरे लिए सारी चीज बाद में हो गई और तुम पहले हो गई। और जब मैं तुम्हें अंगूठी पहन रहा था ना, तो उसी वक्त मुझे सारे मूवमेंट याद आ रहे थे कि कैसे पहली बार तो मेरे ऑफिस में आई थी, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था। शुरुआत में थोड़ी सी हमारी बहस, मेरा तुम पर गुस्सा करना, उसके बावजूद भी तुम्हारा पूरे निष्ठा से अपना काम करना। लेकिन उसके बाद में जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन, तो तुम्हारा वह गुस्सा, नाराजगी और मेरा मानना, वह सारी यादें एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के आगे चल रही थी। और मैं सोचकर मुस्कुरा रहा था कि सच में मैं कशिश मेहरा का मंगेतर बनने जा रहा हूँ। कशिश हंसते हुए, कुछ ऐसा ही मैं भी सोच रही थी। लेकिन उसे वक्त जब मैं तुम्हारे परिवार की दी हुई वह बनारसी साड़ी पहन रही थी, तो मुझे वह वक्त याद आ रहा था जब पहली बार मैंने एक शादीशुदा वाली लड़की का गेटअप लिया था, जहां पर मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, वह सब पहना था। और उसे टाइम सच बताओ तो बहुत इरिटेट हो रही थी कि सब कैसे संभालूंगी, सब में नहीं संभाल सकती। लेकिन धीरे धीरे ऐसी आदत हुई कि मैं इस सदी के अंदर लेकिन के पीछे थोड़ा करती थी, वह भी फुल स्पीड में। और आज जब साड़ी पहन रही थी तो एक ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं इस सगाई के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए तैयार हो रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सिद्धार्थ आज सगाई तो अच्छे से हो गई, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि बाकी सारी रस्में भी ऐसे ही हो जाए, कोई अड़चन ना आए। कशिश बिल्कुल सही कहा। सच बताओ सिद्धार्थ, तो तुम्हारे घर पर आने से पहले मुझे डर लग रहा था। मतलब वैसे तुम्हें जानती थी कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी वही 1% जो दिमाग नेगेटिव सोच लेता है, बस वही बातें चल रही थी कि क्या पता निखिल कुछ ना बोल दे, या फिर दादाजी के मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, या फिर कृतिका कुछ ना कह दे। लेकिन सब बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रहे हैं। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही कहा, वह सब भी बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रहे हैं। और हम दोनों भी जो यहाँ पर बिल्कुल अनजान हैं ना, वह तुम्हारे मम्मी पापा है, जिनको ये लग रहा है कि सब कुछ पहली बार हो रहा है, और एक्चुअली में यही बात है। लेकिन मेरे पेरेंट्स को लग रहा है कि यह तो हमारे बीच में ऑलरेडी हो चुका है, याद है ना थाईलैंड में उन्होंने रिसेप्शन के टाइम हम दोनों को अंगूठी बनाकर एक दूसरे से सगाई करवाई थी। कशिश अच्छे से याद है उसे, थाईलैंड वाली ट्रिप को मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए थे, और उसे ट्रिप पर मुझे एहसास हो गया था कि मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। यह एक्टिंग करते करते ये खड़ूस खुराना तो मुझे प्यार खुराना लगने लगा है, मुझे वहाँ पता चला। सिद्धार्थ हंसते हुए, और मैं बेवकूफ जो इतना लेट समझ पाया। इनफैक्ट अगर वह तरुण कश्यप ना होता ना, तो शायद आज भी मैं कहीं ना कहीं इसी मझधार में होता कि कशिश से अपनी फीलिंग का इजहार करो या ना करो, आखिर कशिश क्या सोचती है। लेकिन उसे रात हुआ वह बहुत ही खतरनाक था। कशिश सिद्धार्थ मुझे याद आया, सगाई पर तू हमें सिर्फ फैमिली वालों को भी रखा है, लेकिन शादी में तो फैमिली वालों के अलावा। कशिश कुछ कहती तभी सिद्धार्थ कहता है, तो क्या तुम शादी में जरूर कश्यप को बुलाने के लिए बोल रही हो। बिल्कुल भी नहीं कशिश, उसकी वजह से मदद हो गई है, लेकिन मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भूल नहीं सकता कि वह कैसे तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था। कशिश अरे नहीं, मैं तरुण कश्यप की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारी वह 3 दोस्तों की बात कर रही हूँ जिन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। और तुम्हारी भी बुरा लगेगा अगर हम शादी पर उनको नहीं बुलाएंगे। सिद्धार्थ कशिश मैंने उन्हें सगाई के लिए इनवाइट किया था, लेकिन अपने काम के कारण तीनों ही इंडिया से बाहर हैं, अलग अलग कंट्री गए हैं। बट उन्होंने वादा किया है कि वह शादी पर जरूर आएंगे, और उन्हें आना भी चाहिए, क्योंकि हम दोनों को मिलने में एक बड़ा योगदान उनका भी है। सिद्धार्थ कशिश की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब करते वह कहता है, आप सबकी बातें बंद करते हैं, उन सबके चक्कर में हम दोनों अपनी बात तो कर ही नहीं रहे। कशिश ब्लश करते हुए कहती है, वैसे तुमने मेरी ठीक से तारीफ नहीं की, बस हल्का सा इशारा करके बोल दिया कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ। सिद्धार्थ
क्या कहा मैं तुम्हारी तारीफ नहीं की, कशिश कितनी तो तारीफ की थी, देखा नहीं जब मैं और तुम बैठे हुए थे और मंत्र पढ़े जा रहे थे तो कैसे आगे पीछे होते हुए मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी कान में आकर तुम्हारी तारीफ कर रहा था। कशिश, सिद्धार्थ का मंत्र पढ़े जा रहे थे, कुछ घर वाले बात कर रहे थे और उसी टाइम मेरा फोकस उन रस्मों के ऊपर था। मैं तुमसे प्रॉपर तारीफ चाहती हूँ, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लाइंस हो और उसके साथ ढेर सारा प्यार। 180 अनिरुद्ध और अदिति। एक घना जंगल, अंधकार और जंगली जानवरों की भयंकर आवाजें। डरती घबराती एक छोटी सी बच्ची दौड़ी जा रही है। वह बार बार अपनी माँ और पापा को आवाज लगा रही है। जंगल में दौड़ते दौड़ते अचानक उसके सामने एक बड़ी सी काया आ जाती है। उस काया को देखकर वह छोटी बच्ची जोर से चीखती है। नहीं, नहीं, हौंफते हुए जोर से चिल्लाकर अदिति नींद से उठती है। अपनी तेज धड़कनों को महसूस करते हुए वह अपने पसीने से भीगे चेहरे को छूती है। बैग के साइड में रखे गिलास से पानी भरकर अदिति उसे एक सांस में पी जाती है। गहरी सांस लेते हुए वह उस सपने के बारे में सोचती है और बड़बड़ाती है। फिर से वही सपना, जिसमें एक छोटी सी लड़की जंगल में रोते बिलखते हुए भाग रही है, अपने माँ बाप को पुकार रही है, और फिर अचानक उसके सामने एक विशाल काया। अदिति अपने माथे पर हाथ रखती है और कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हर महीने में एक बार यह सपना मुझे क्यों आता है। आखिर क्या लेना देना है मेरा इस सपने से। मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो फिर इस सपने का क्या मतलब। मैं 19 साल की हो गई हूँ, लेकिन ये सपना अब तक नहीं बदला। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं। अदिति कॉलेज पहुंचती है और उसे पता चलता है कि उसके फेवरेट प्रोफेसर विश्वास बीमार हैं और कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं आएंगे। इसलिए अदिति कॉलेज खत्म होने के बाद उनके घर जाती है। ये पहली बार था जब अदिति उनके घर गई थी। अदिति को देखकर प्रोफेसर विश्वास बहुत खुश होते हैं। अदिति उन्हें टिफिन थमाते हुए कहती है, मुझे पता चला सर कि आप बीमार हैं, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। पौष्टिक खाना है, जो आपको ताकत देगा। प्रोफेसर विश्वास अदिति के एफर्ट्स को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वाकई तुम एक अच्छे स्टूडेंट होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हो। मुझे देखकर अच्छा लगा कि तुम सिर्फ मेरी तबीयत पूछने ही नहीं, बल्कि मेरे लिए खाना भी लेकर आए हो। अदिति झिझकते हुए कहती है, सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोफेसर विश्वास अदिति को बैठने के लिए कहते हैं। उनके बीच में कुछ बातचीत होती है। तभी टॉपिक रहस्यमय दुनिया का निकल आता है, जिसमें आज के समय से वापस जाया जा सकता है। ये सुनकर अदिति खिलखिला उठती है। ये बात उसे मजाक जैसी लगती है, जिस पर वह यकीन नहीं कर पा रही थी। लेकिन प्रोफेसर विश्वास काफी गंभीर थे। प्रोफेसर विश्वास गंभीर स्वर में, अदिति, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी उम्र इस समय 50 साल है, और जब मैं 20 साल का था, तब से इस दुनिया के बारे में जानता हूँ। अदिति, प्रोफेसर विश्वास के चेहरे पर गंभीरता देखकर कहती है, सॉरी सर, लेकिन मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम वर्तमान में हैं और टाइम में वापस जा सकें? ये बात फिल्मों और मूवीज में सही लगती है, लेकिन असलियत में नहीं। प्रोफेसर विश्वास अदिति, अगर मैं कहूँ कि यह पॉसिबल है, तो तुम्हारा अगला जवाब क्या होगा? बताओ। अदिति कुछ देर सोचती है और फिर एक उत्साहित लहजे में कहती है, तो फिर मैं उस दुनिया में जाना चाहूंगी। देखना चाहूंगी कि वह दुनिया कैसी है और कुछ नया अनुभव लेकर आऊंगी। प्रोफेसर विश्वास, तो तुम उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो? तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हें कोई पहचान जाएगा या फिर वह दुनिया कैसी होगी? अदिति, बिल्कुल नहीं। मैं डरने या घबराने वालों में से नहीं हूँ। मुझे परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना अच्छे से आता है, लेकिन मैं फिर भी इसमें यकीन नहीं करती। प्रोफेसर विश्वास अदिति के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर कहते हैं, अदिति, तुम्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितने रुपए चाहिए? प्रोफेसर विश्वास का ये सवाल सुनकर अदिति हैरान हो जाती है।
उसे समझ में नहीं आता कि अचानक टाइम ट्रैवल की बात से वह इस सवाल पर क्यों आ गए। फिर भी वह जवाब देते हुए कहती है, अभी मैं कॉलेज में हूँ, स्कॉलरशिप से पढ़ाई चल रही है, लेकिन आगे जाकर मैं एक अच्छा घर लेना चाहती हूँ, एक गाड़ी खरीदना चाहती हूँ और फिर शादी भी करूंगी। मुझे कम से कम 20 लाख रुपए तो चाहिए। लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? प्रोफेसर विश्वास, अदिति, अगर मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए दूं तो? 100 करोड़, ये संख्या सुनते ही अदिति शॉक्ड होकर अपनी सीट से उठ खड़ी होती है। वह प्रोफेसर विश्वास की तरफ बिना पलक झपकाए बस देखती रह जाती है। 100 करोड़, सर, आपने 100 करोड़ कहा। यह क्या बोल रहे हैं आप? इतने पैसे? समझ गई, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। प्रोफेसर विश्वास, अदिति, मैं सच कह रहा हूँ। तुम चाहो तो कुछ ही वक्त में ये पैसे कमा सकती हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरा साथ देना होगा। प्रोफेसर विश्वास अदिति को एक रहस्यमय कमरे में लेकर जाते हैं। ये वह जगह थी जहां वे पिछले कई सालों से अतीत की दुनिया पर रिसर्च कर रहे थे। उस कमरे को देखकर अदिति हैरान रह जाती है। वहां तमाम तरह की मशीनें थीं, दीवारों पर चिपके हुए नक्शे और कुछ राजा रानियों की तस्वीरें थीं। ये सब देखकर अदिति थोड़ा घबराने लगती है। प्रोफेसर विश्वास एक मैप की तरफ इशारा करते हुए अदिति से कहते हैं, यह विजयनगर का जंगल है, जो आज के वक्त में एमपी के छोटे से गांव राजपुरा में है। लेकिन आज से 500 वर्ष पहले यह एक बड़ा राज्य हुआ करता था। इसी जंगल के बीच में एक ऐसी जगह है, जहां उस राज्य के सबसे बड़े डाकू की टोली ने आज के वक्त के हिसाब से करीब 800 करोड़ का सोना जमीन के नीचे छुपाया था। प्रोफेसर विश्वास की बातें सुनकर अदिति हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे ये सब एक मनगढ़ंत कहानी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर विश्वास अपने शोध में इतना ज्यादा डूब गए हैं कि हर चीज को हकीकत मानने लगे हैं। अदिति सवाल करते हुए कहती है, 500 साल पहले डाकू की टोली ने जंगल में खजाना छुपाया था। ये बात आपको कैसे पता? क्योंकि यह कल परसों की बात थोड़ी ना है। ये तो 500 साल पुरानी बात है। कितनी सदियां बीत चुकी हैं। अदिति की बात सुनकर प्रोफेसर विश्वास एक लॉकर खोलते हैं। उसमें से वह एक चमत्कारी अंगूठी निकालते हैं, जिसमें लाल रंग का नग लगा हुआ था। उस अंगूठी को अदिति को दिखाते हुए वह कहते हैं, यह अंगूठी मुझे उस इंसान ने दी थी, जो इस दुनिया से करीब 30 साल पहले आया था। उसने मुझे इस बारे में सब कुछ बताया और वही उन डाकुओं का सरगना था। वह आदमी तो मर गया, लेकिन एक बहुत बड़ा राज देकर चला गया। जब ये सोना छुपाया गया था, हमें उस वक्त से 1 महीने पहले के समय में जाना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि डाकुओं ने वह खजाना कहाँ छुपाया। अदिति, लेकिन सर, जब आपको पता है तो फिर आप क्यों नहीं गए? प्रोफेसर विश्वास, जैसे तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही हो, वैसे ही मैं भी शुरुआत में उस पर यकीन नहीं कर पाया। कई साल मैंने इसी उलझन में गंवा दिए, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने खोजबीन की, तो मुझे यकीन हो गया कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। और फिर मुझे बीमारियां हो गईं। इन बीमारियों के साथ उस समय में जाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। बल्कि अब मैं इस वक्त में भी नहीं जा सकता। अगर मैं गया, तो 10 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए, जो जवान हो, पूरी तरह स्वस्थ हो और वहां जा सके। अदिति, तुम्हारा साहस और आत्मविश्वास देखकर मुझे लगता है कि तुम वह सही कैंडिडेट हो। वैसे तो अदिति को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब बात 800 करोड़ के सोने की आ गई, जिसमें से 100 करोड़ प्रोफेसर विश्वास उसे देने वाले थे, तो उसकी सोच बदल गई। अदिति का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर वह कहीं चली भी गई, तो उसके बारे में पूछने या खबर लेने वाला भी कोई नहीं। और अगर 100 करोड़ रुपए उसे मिल जाते हैं, तो उसकी आने वाली जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। यही सोचते हुए अदिति प्रोफेसर विश्वास की बात मान लेती है और उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोफेसर विश्वास के बताए अनुसार, अदिति उस समय की राजकुमारी जैसे कपड़े पहनती है। फिर वह उस अंगूठी को 3 बार रगड़ती है, जो उसे उस दुनिया में ले जाने का एकमात्र तरीका था।
जैसे ही अदिति अंगूठी को रगड़ती है, वह अचानक कमरे से गायब हो जाती है। अदिति के जाते ही प्रोफेसर विश्वास के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे यह मुस्कुराहट एक खतरनाक हंसी में बदल जाती है। प्रोफेसर विश्वास जोर से हंसते हुए कहते हैं, अब वह मुझे वह खजाना लाकर देगी और उसके बाद उसे भी वैसे ही मार दूंगा, जैसे मैंने अतीत से आए हुए उस डाकू के सरगना को खत्म कर दिया था। मेरे 800 करोड़ का सोना मुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है, और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसी और को तैयार कर लूंगा, लेकिन उस खजाने तक मैं जरूर पहुंचूंगा। सन 1500 राज्य प्रीतमपुरा। अदिति अतीत में तो पहुंच गई, लेकिन विजयनगर की जगह वह प्रीतमपुरा राज्य पहुंच गई। वहां राज्य के राजा की पुत्री की शादी की तैयारियां चल रही थी। अदिति ने अपनी पहचान छुपाने के लिए राजकुमारी की दासियों की टोली में शामिल होने का फैसला किया। शादी की व्यस्तता और भीड़भाड़ के कारण किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जो उसके लिए राहत की बात थी। एक कमरे में अदिति गुलाब के फूलों की टोकरी भरते हुए उदास स्वर में खुद से कहती है, यह मैं कहाँ फंस गई? मैंने तो विजयनगर का ही नाम लिया था, फिर प्रीतमपुरा कैसे पहुंच गई? और अब विजयनगर का पता कैसे लगाऊंगी? वहां कैसे जाऊंगी? यहाँ तो शादी हो रही है, इसलिए अभी तक किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर विजयनगर के राज्य में जाने की कोशिश करूंगी तो प्रवेश से पहले मेरी कड़ी पूछताछ की जाएगी। अदिति राजकुमारी अदिति के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि राजकुमारी अदिति कुछ पत्र पढ़ रही हैं और उन्हें पढ़ते पढ़ते रो रही हैं। जैसे ही राजकुमारी अदिति को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, वह जल्दी से अपने पत्रों को गद्दे के नीचे छुपा देती है। राजकुमारी अदिति गुस्से से अदिति पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अदिति, मैं इस कमरे को सजाने के लिए आई थी। आपकी माताजी ने आदेश दिया है। राजकुमारी अदिति के हाव भाव से अदिति को तुरंत समझ आ गया था कि मामला कुछ और है। राजकुमारी इस शादी से खुश नहीं है और किसी और से प्रेम करती हैं। वह उन्हीं के प्रेम पत्रों को छुपकर रोते हुए पढ़ रही थी। राजकुमारी अदिति गुस्से से, इन फूलों को यहीं रख दो और कुछ देर बाद आना, मुझे अभी एकांत चाहिए। राजकुमारी अदिति की बात मानकर अदिति कमरे से बाहर निकल जाती है और धीरे से खुद से कहती है, इतना गुस्सा क्यों कर रही थी मुझ पर? लगता है दासियों की कोई इज्जत ही नहीं है। खैर, बेचारी किसी और से प्यार करती है और उसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है, शायद इसलिए इतना परेशान है। मुझे क्या, मुझे तो बस ये पता लगाना है कि विजयनगर कैसे पहुंचा जाए और ये राज्य विजयनगर से कितनी दूर है। विजयनगर राज्य से बारात प्रीतमपुरा जाने के लिए तैयार हो रही थी, कुछ रिश्में की जा रही थी, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आखिर विजयनगर राज्य का सबसे प्रिय राजकुमार अनिरुद्ध का विवाह जो होने वाला है, लेकिन उन्हें सब में एक लड़की रोती हुई दौड़ती हुई एक कमरे में पहुंचती है और गले लग जाती है राजकुमार अनिरुद्ध के। वह लड़की राजकुमारी तारा है, जो राजकुमार अनिरुद्ध की बड़ी भाभी की बहन है, जो कई वर्षों से अपनी बहन के साथ रह रही है। और इस वक्त राजकुमार अनिरुद्ध और राजकुमारी तारा करीब आए, जहां वह एक दूसरे को पसंद करते हैं और राजकुमार अनिरुद्ध तारा को ही अपनी पहली पत्नी बनाना चाहते थे। लेकिन राजकुमार के पिता ने अपने राज्य की सत्ता को और विस्तार करने के लिए और राजकुमार अनिरुद्ध के शौर्य को और बढ़ाने के लिए उनका विवाह उनके ही बराबर के राज्य और अपने मित्र की बेटी राजकुमारी अदिति से तय कर दिया। और इस वक्त पर राजकुमार अनिरुद्ध अपने पिता के फैसले से सहमत हो गए, लेकिन इस शादी से राजकुमार अनिरुद्ध को भी कोई खुशी नहीं है। ये शादी राजकुमार अनिरुद्ध के लिए सिर्फ एक सौदा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। राजकुमारी तारा अनिरुद्ध के सीने से लगकर रोते हुए कहती है, आखिरकार वह दिन आ ही गया जब आप हमारी सौतन को लेने जा रहे हैं। हमें डर लग रहा है अनिरुद्ध, कहीं यह आखिरी दिन तो नहीं जब हम आपके गले लग रहे हैं? कहीं आज के बाद हम आपके जीवन से दूर हो गए तो? तारा की बातों पर अनिरुद्ध उसकी बाजू पकड़कर उसे खुद से दूर करते हुए एग्रेसिव टोन में कहता है, ऐसा कोई नहीं है जो हमारे और तुम्हारे बीच दूरियां ला सके। और तारा, तुम क्यों रो रही हो? हमने कहा था ना कि यह शादी सिर्फ एक सौदा है।
हमारे राज्य का नाम बढ़ाने और उसे मजबूत करने के लिए यह संबंध बनाया जा रहा है। हमने ये भी कहा था कि यह शादी हमारे लिए सिर्फ नाम की होगी। राजकुमारी अदिति हमारी पहली पत्नी जरूर बनेगी, लेकिन केवल नाम की। हम तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हें ही अपनी सच्ची पत्नी मानते हैं। उनके आने से हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं आने वाला। तारा, मैंने सुना है, सब राजकुमार बदल जाते हैं जब उनकी पत्नी आ जाती है। राजकुमार अनिरुद्ध, लेकिन हम बाकियों जैसे नहीं हैं। हमारी पत्नी आ भी जाएगी, तो भी हमारा उससे कोई संबंध नहीं होगा। हमारे लिए वह कुछ भी नहीं है। हमारे लिए बस तुम हो। राजकुमार अनिरुद्ध और तारा के बीच इमोशनल बातें चल ही रही होती हैं कि तभी एक दासी कमरे में प्रवेश करती है और सिर झुकाकर कहती है, महाराज और राजमाता आपको मंत्रालय गृह में बुला रहे हैं। राजकुमार अनिरुद्ध, ठीक है, उनसे कहिए कि हम अभी आते हैं। दासी के जाने के बाद अनिरुद्ध तारा का हाथ पकड़कर कहता है, हमारा इंतजार करना, जैसे तुम हमेशा करती हो, और रोना मत। तारा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ठीक है, आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। जाए, ले आइए हमारी सौतन, लेकिन याद रखना, वह हमारे बीच कभी नहीं आएगी, और न ही हम उसे कभी आने देंगे। राजकुमार अनिरुद्ध तारा की बात पर मुस्कुराता है और उसके माथे को चूमकर कमरे से चला जाता है। राजकुमार अनिरुद्ध के जाने के बाद तारा एक बदले हुए टोन में कहती है, अनिरुद्ध पर सबसे ज्यादा अधिकार हमारा है, किसी और का नहीं। न उनके मन का, न उनके पिता का, न उनके किसी सगे संबंधी का। वह सबसे ज्यादा हमारे हैं और हमेशा रहेंगे। और यह जो उनकी पत्नी आ रही है, इसका हमें कुछ करना होगा। मैं उसे अपनी और अनिरुद्ध के बीच में कभी नहीं आने दूंगी। कुछ भी करके मैं उसे अनिरुद्ध से बहुत दूर कर दूंगी। इतना कि वह उनकी जिंदगी के साथ साथ इस महल से भी चली जाए। मैं उसे अनिरुद्ध को छीनने नहीं दूंगी। रिवेंज एक्सप्रेशन। एक तरफ राजकुमार अनिरुद्ध घोड़े पर सवार होकर और उनकी बारात महल के दरवाजे पर पहुंचने वाली है, वहीं दूसरी तरफ अदिति और उसके साथ राजकुमारी आदिति के दो खास दासियों को एक कमरे में बंद कर रखा है और इल्जाम है कि उन तीनों ने राजकुमारी अदिति को भागने में मदद की है। हालांकि इस बात की जानकारी अभी तक सिर्फ राजकुमारी आदिति की मां यानी राजमाता को ही मिली है। इसके अलावा ये खबर की कानो कान खबर अभी किसी को भी नहीं है। अदिति उसे बंद कमरे में परेशान हैरान घूम रही है, लेकिन बाकी की दो दासियां बड़े आराम से खड़ी है। उनके चेहरे पर ना तो कोई चिंता है और ना ही कोई डर। अदिति अचानक से रुकती है और उन दासियों की तरफ देखकर कहती है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इस प्लान में शामिल नहीं हूँ, लेकिन तुम दोनों इसमें शामिल हो, इसलिए इतनी आराम से खड़ी हो। जब राजकुमारी अदिति अपने प्रेमी के साथ भागी थी उसे समय में मंदिर के अंदर थी, तुम दोनों बाहर थी, तो फिर मुझे इसमें शामिल क्यों किया जा रहा है? आदिति की इस बात पर एक दासी के आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस साजिश में हम दोनों शामिल हैं, लेकिन हमें जो कुछ भी किया अपने राजकुमारी के लिए किया, वह नहीं विवाह करना चाहती उसे राजकुमार के साथ, और तुम ना चाहते हुए भी इसमें फंस गई क्योंकि तुम भी हमारे साथ थी। दूसरी दासी आदिति की तरफ आगे बढ़कर कहते हैं, तुम्हें सच्चाई पता चल गई है, लेकिन इस सच्चाई को राजमाता को बताने की कोशिश भी मत करना क्योंकि हम तुम्हारे जाएंगे ही, लेकिन तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। आज राजकुमारी आदिति की शादी है, दरवाजे पर बारात कभी भी पहुंचने वाली है और राजकुमारी आदित्य अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी है। इस बात के बाद तो इस राज्य की नाक ही कट जाएगी। उन दोनों दासियों की बात सुनकर अदिति गुस्से से कहती है, मैं नहीं डरती और मुझे डरने की कोशिश भी मत करो, जब मैं कोई गलती ही नहीं की तो मैं क्यों सुझाव, मैं पागल नहीं हूँ, मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। आदिति इतना कहते ही है कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और राजमाता अंदर प्रवेश करती है। राजमाता के आते हैं अदिति उन दोनों दसों की तरफ उंगली करते हुए कहती हैं, इन दोनों ने अभी कबूल किया है कि इन्होंने राजकुमारी आदिति को भगाने में मदद की है और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं मंदिर के अंदर थी, मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए मैं सजा की भागीदारी भी नहीं हूँ।
राजमाता गौर से अदिति को देख रही होती है। उनकी नजरों से अदिति थोड़ी नर्वस होने लगी थी कि तभी राजमाता उन दोनों दासियों को उसे कमरे में ही छोड़कर आदित्य को अपने साथ लेकर चली जाती है। अदिति राजमाता के साथ राजकुमारी आदिति के कमरे में पहुंचती है। वहां बहुत सारी और दासियां खड़ी थी। उन सबको देखकर अदिति राजमाता से कहती है, धन्यवाद, आपने मेरी बातों पर विश्वास किया और मुझे सजा नहीं दी, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अदिति के सवाल पर कोई जवाब नहीं आता। कमरे में था तो एक गहरा सन्नाटा और तभी प्रीतमपुरा के राजा देवदत्त उसे कमरे में प्रवेश करते हैं। पहले तो वह गुस्से से राजमाता को देखते हैं और उसके बाद अदिति को। अदिति को देखकर राजा का गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है। वह बस उसके चेहरे को गौर से देखे जा रहे थे कि तभी अदिति अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा ना कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मुझे यूं ही सजा नहीं दे सकते, यह अन्याय होगा। राजा देवदत्त अदिति की तरफ आगे बढ़कर उसकी तरफ गौर से देखकर कहते हैं, तुम्हें सजा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इनाम मिल रहा है। विजयनगर के राजकुमार अनिरुद्ध के साथ इस मंडप में तुम्हारा विवाह किया जाएगा। एक साधारण सीधा से विजयनगर राज्य की होने वाली पटरानी बनने जा रही है। सभी दासियां ये सुनकर हैरान हो जाती है और एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि जो कुछ अभी राजा ने कहा कि बहुत बड़ी बात है, एक दासी एक रानी बनने जा रही है, कि हर दासी का सपना होता है। लेकिन अदिति को तो ये सजा मौत से भी बुरी लगी और वह इसके लिए मना कर देती है। और ये देखकर तो राजा देवदत्त तक और राजमाता भी हैरान हो जाती है। लेकिन अदिति की एक बार भी नहीं चल पाती। आप उसे अदिति से राजकुमारी आरती बनाकर दुल्हन की तरह तैयार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा देवदत्त अदिति के साहस को देखकर कहते हैं, कमाल है, जन्म से दासी है लेकिन तेवर और हौसला राजकुमारी वाले। देवदत्त की इस बात पर राजमाता कहती है, सिर्फ हिम्मत की बात नहीं, अगर सुंदरता की भी बात करें तो ये हमारी महल की अच्छी से अच्छी राजकुमारी को मात दे रही है। देखकर लगता ही नहीं है कि कोई दासी की बेटी होगी, बल्कि राजकुमारी लगती है। सच बताएं तो ये दासी हमारी पुत्री अदिति और इस महल की कई राजकुमारी से बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और जब हमने इसे देखा तभी तय कर लिया कि अब हमारी लाज कोई बचा सकती है तो वह यही लड़की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके सुंदरता के आगे कोई सवाल खड़ा नहीं कर पाएगा कि रानी राजकुमारी अदिति है या नहीं, क्योंकि हमारे पुत्री कभी महल से बाहर ही नहीं गई, तो लोगों को क्या ही पता चलेगा कि रात असली राजकुमारी अदिति कौन सी है। राजा देवदत्त, हमने जो उसे धमकी दी है, क्या लगता है आपको उसे धमकी को मानकर वह चुपचाप शादी कर लेगी? कहीं ऐसा ना हो कि मंडप में ही बोल पड़े कि वह राजकुमारी आई थी नहीं है बल्कि दासी है। राजमाता, नहीं महाराज, ऐसी धमकी से अच्छे डर जाए तो वह क्यों नहीं डरेगी? वह चुपचाप ही शादी करेगी भी और वो राजकुमारी अदिति बनाकर है वहां रहेगी भी। तारांकन, कमरे में आई शहनाइयों की आवाज से अदिति तिल मिलाकर उठ जाती है और अपने कानों पर हाथ लगाकर गुस्से से चीखते हुए कहती है, कहाँ फंस गई मैं, ये कहाँ फंस गई मैं? मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे उन पैसों का लालच करना ही नहीं चाहिए था। आदित्य के बाद किसी दासी को समझ में तो नहीं आती, लेकिन उसकी बात सुनकर हैरानी से एक दासी जाकर कहती है, तुम कमाल की लड़की हो, दासी से रानी बनने जा रही हूँ, वह भी किसकी? राजकुमार अनिरुद्ध की, जिसके साथ विवाह करने के लिए जाने कितने राज्य की राजकुमारी बेताब है, जो इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है, एक नजर किसी लड़की को देख ले तो वह लड़की उसके प्रेम में पड़ जाए। राजकुमार की तुम पहली पत्नी बनने जा रही है और दोष दे रही हो उसे दासी की बात पर। आदित्य गुस्से से उसे देखते हैं, जिस पर वह दासी अपनी कदम पीछे कर लेती है। अदिति, तुम सब की बहुत बातें सुन ली है, मैं अब तुम सब जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो। आदित्य की बात मानकर सभी दासियां कम उसे कमरे से चली जाती है। अदिति कमरे का दरवाजा लगाकर कहती है, नहीं, कुछ भी हो जाए मैं यह शादी नहीं करूंगी, मुझे नहीं चाहिए वह 100 करोड़ रुपए, मुझे अपने वक्त में वापस जाना है, मैं इस फालतू का झंझट नहीं ले सकती। इतना कहकर जैसे ही अदिति अपने हाथ को देखती है, वह पाते हैं कि उसके हाथ में वह लाल अंगूठी जो उसे प्रोफेसर ने दी थी वह गायब है। और गायब अंगूठी देखकर अदिति पैनिक हो जाती है, क्योंकि उसके पास यही तो एक रास्ता था अपनी दुनिया में वापस जाने का। अदिति,
घबराते हुए, मेरी अंगूठी कहाँ गई? इसी हाथ में तो पहनती थी मैं, कहाँ निकल गई है भगवान? अगर वह अंगूठी नहीं मिली तो मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस जाऊंगी। कहाँ है मेरी अंगूठी? आदिति याद करने ही लगती है कि तभी उसे ध्यान आता है कि जिस कमरे में वह ठहरी है, इस कमरे में उसने वह अंगूठी छुपा के रख रखी है, लेकिन इस टाइम उसके पास बिल्कुल भी मौका नहीं है कि मैं जाकर उसे अंगूठी को लेकर आए। और यह बात आदिति को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होती है कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। राजमाता और उनके साथ दूसरी रानियां उसे कमरे में पहुंचती है। राजमाता आदिति के पास जाकर उसके चेहरे को लंबे घूंघट से ढक देती है और हाथ पकड़ कर कहती है, चलो राजकुमारी आई थी, तुम्हारा होने वाला पति मंडप में पहुंच चुका है, तुम्हारी प्रतीक्षा की जा रही है। विवाह संपन्न होता है। अनिरुद्ध और आदिति मंडप से बाहर आ रहे होते हैं, तभी अदिति हल्का सा लखड़ा और अनिरुद्ध आदित्य का तुरंत हाथ पकड़ लेता है ताकि वह गिरे नहीं। लेकिन आदिति से उसके हाथ को झटक देती है। ये देखकर अनिरुद्ध एकदम से हैरान रह जाता है, यह उसके लिए एक इंसल्ट जैसा होता है। एक लड़की जिसके साथ उसने 7 फेरे लेकर विवाह किया है, वही लड़की उसकी सभी परिवार वालों के सामने और दूसरे रिश्तेदारों के सामने उसके हाथ को झटक रही है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।